आपका मेरे फिजिक्स मंत्रा विद मनीषगढ़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी प्रीवियस एपिसोड में जो आपका रिकॉर्ड करके दिया था वो था धड़ पिंड की घूर्णन गति के बेसिक्स पॉइंट्स कि धड़ पिंड क्या है, घूर्णन गति क्या है, बल आघूर्ण क्या है, जड़ता आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण के मात्रक क्या, बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई थी जो आपने एपिसोड में चेक कर लिया होगा। आज आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। देखिए, धड़ पिंड की घूर्णन गति में जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए वो है रेखीय गति और घूर्णन गति में तुलना। अब रेखीय गति बोलो, स्थानांतरित गति बोलो, मतलब एक है। आपने बहुत सारी चीज़ें 9th स्टैंडर्ड से पढ़नी शुरू करी, जैसे विस्थापन। तो विस्थापन को आप किससे दिखाते हैं? क्या प्रतीक चिन्ह है आपका? एस या एक्स। अलग अलग टीचर्स अलग अलग बता सकते हैं आपको। वेग है तो उसको v से भी व्यक्त करते हैं। अब अंतिम वेग है तो उसको हम v से व्यक्त करते हैं, प्रारंभिक वेग है तो u से व्यक्त करते हैं, और केवल वेग बोलो तो हम v से व्यक्त करते हैं। त्वरण यानी कि रेखीय त्वरण स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। और 3 गति की समीकरण आपने पढ़ी। v बराबर u प्लस ए टी प्रथम समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर द्वितीय समीकरण है, और v स्क्वायर बराबर यू एस प्लस 2as आपकी तृतीय समीकरण है। ये क्या है? यह है शुद्ध गति, जिसके अंदर हम बल के प्रभाव का अध्ययन किए बगैर चीजों का अध्ययन करते हैं। उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम क्या कह रहे हैं? शुद्ध गति कह रहे हैं। उसके पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं और उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट आराम से लिख भी सकते हैं। फिर है गतिकी, यानी जिसके अंदर हम बल का अध्ययन करते हैं, बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो उसमें क्या है? बल बराबर F बराबर m में। बल F बराबर क्या है? dp बाई dt, यानी संवेग परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं? बल कहते हैं। रेखीय संवेग यानी P बराबर mv। होता क्या है? वो बात तो हमने तब भी बताई थी कि किसी गतिशील वस्तु में निहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। और कैलकुलेट कैसे करते हैं कि उस पिंड का या उस वस्तु का जो द्रव्यमान है और जो उसका वेग है, उसका जो गुणनफल है, वो उसके रेखीय संवेग को क्या करता है? बताता है कि ये इसमें इतना रेखीय संवेग है। गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, यानी गति ऊर्जा क्या थी? कार्य करने की वह क्षमता जो किसके कारण है? गति के कारण, यानी वस्तु की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। और उसको हमने क्या पढ़ा? k बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब कार्य आपने क्या पढ़ा? w बराबर बल वेक्टर, यानी वेक्टर f और विस्थापन s का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश गुणनफल है, वो आपने पढ़ा है। या आपने पढ़ा है बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर है। परिवर्ती बल है, यानी बल आपका चेंज हो रहा है किसके साथ? विस्थापन के साथ साथ। तो इंटीग्रल है x1 से x2 f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, या अगर आप ds लोगे तो s1 s2 लेंगे, यानी x1 x2 में जाने पे कितना कार्य किया उसका ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। शक्ति क्या थी? कार्य करने की दर थी। आपके पास P बराबर है W अपॉन T, और अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर था, लेकिन हमने यहाँ पे FV लिख रखा है। फिर यह है आवेग ग है, आपको शायद ऐसा दिखाई दे रहा था। आवेग F इंटू डेल टी क्या चीज़ है? कि बहुत अधिक बल किसी वस्तु पे बहुत कम समय अंतराल के लिए लगे तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल है जिस भौतिक राशि से व्यक्त होता है उसको आप आवेग यानी इम्पल्स कहते हैं, और वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी डेल पी के बराबर होता है। ये वो सारी बातें जो आपने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में जहां हमने रेखीय गति पढ़ी उसके अंदर ये सारी बातों का अध्ययन किया। ये मैंने हल्का सा आपको रिकैप दिया। अब आप बहुत सिंपल सी बात देखें, कल जब मैं बात शुरू की थी किसकी? जड़ता आघूर्ण की, तो मैंने कहा था कि जड़त का काम है रेखीय गति में क्या? कि किसी वस्तु की विराम अवस्था या उसके एक समान गति के अंदर जो वो विरोध करता है, यानी वो अपने अवस्था परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है, उस गुण को हम जड़त्व कह रहे थे, इनर्शिया कह रहे थे। वो द्रव्यमान से व्यक्त करते थे, या द्रव्यमान उसकी माप है। एक तरीके से मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई थी। और जड़ता गुण क्या था? घूर्णन गति में सिमिलर वो बात, यानी घूर्णन गति के अंदर अगर वस्तु घूर्णन कर रही है या वो विराम में है तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन में होने वाला जो विरोध है उस गुण को हम क्या कह रहे हैं? जड़ता गुण कह रहे हैं, जिसको कि हमने कल आपको आई से व्यक्त करके बताया था। ये बात आपको समझ में आई? ठीक उसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान है
जिसको आप स्मॉल m से व्यक्त कर रहे हैं, वो यहाँ पर किससे व्यक्त हो रहा है? अगर आप चेक करें घूर्णन गति में तो I से, यानी ये घूर्णन गति के लिए प्रतीक चिन्ह हो गया और ये द्रव्यमान, यानी कि जहां आप m इस्तेमाल करेंगे रेखीय गति में, घूर्णन गति में हम m के स्थान पे क्या इस्तेमाल करेंगे? I इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा आपको आगे की बातें बिल्कुल दिमाग में सेट करने के लिए। अब देखिए विस्थापन है, तो रेखीय विस्थापन S से है, तो इसकी जगह थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम वेग v है या ओमेगा से व्यक्त करते हैं। प्रारंभिक वेग u है, यहाँ पर ओमेगा नॉट से व्यक्त करते हैं। रेखीय त्वरण a है, लेकिन यहाँ पर हम अल्फा से व्यक्त करते हैं। समय यहाँ पर भी t है और घूर्णन गति में भी t से ही डिनोट करते हैं, समय में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रतीक चिन्ह सेम का सेम। अब आप देखिए इन तीन समीकरणों को लिखना आना चाहिए घूर्णन गति में। तो पहला क्वेश्चन जनरेट होता है कि घूर्णन गति में रेखीय गति समीकरण के संगत समीकरणों को लिखिए। ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट पॉइंट हो गया कि v की जगह क्या लिखेंगे? आप देखो ओमेगा, u की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट, a की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? t है, तो t ही रहेगा। यानी आपका पहला जवाब आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्लियर हो गया? सेम अगर आप इसको देखेंगे तो देखो थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या है? v क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। यानी ये वो समीकरण हो गई जो घूर्णन गति में आप इस्तेमाल करेंगे। यानी एक फॉर्मूले हमें पता है तो दूसरे फॉर्मूले बहुत आराम से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझना भी चाहिए और अगर थोड़ी राइटिंग फास्ट करनी है तो उसको थोड़ा सा मगअप भी करना चाहिए। ये मेरी अपने छात्रों से अपील है। ये आपको, या कह सकते हैं आपको एक तरह का एक हेल्प पॉइंट है किस चीज़ के लिए, कि किस तरीके से 3 घंटे में मैक्सिमम चीज़ों को लिखा जाए। अगर आप सोच के लिखेंगे तो आपका क्या होगा, चीज़ें पूरी तो पता है लेकिन समय शॉर्ट हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप उसको याद करने की टेक्निक से भी याद रखते हैं तो आपको लिखने में थोड़ा और आसान और फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए बल, कल आपने बल F, तो F को आपने क्या लिखा था? अगर आप चेक करो टॉ, मैंने आपको बताया था टॉ। और अभी आप देखो F बराबर m में, सोचिए क्या लिखना है इसकी जगह। तो F की जगह टॉ हो गया, m की जगह I हो गया, a की जगह अल्फा हो गया। तो इसका मतलब है आपके पास आ गया टॉ बराबर I अल्फा। सिंपल। यानी बलाघूर्ण, जड़ताघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध लिखे तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लिखना है। टॉ क्या है? किसी वस्तु का या किसी पिंड का या किसी निकाय का किसी घूर्ण अक्ष के परित क्या चीज? बलाघूर्ण। ठीक है। आई क्या है? किसी पिंड का किसी दी गई अक्ष यानी किसी दी गई घूर्ण अक्ष के परित क्या है? जड़ताघूर्ण है। अल्फा क्या है? उस अक्ष यानी जिस अक्ष के परित आप जड़ताघूर्ण बलाघूर्ण कर रहे हो उस अक्ष के परित उसका कोणीय त्वरण है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब आप देखें P क्या? रेखीय संवेग। यानी मैं कोणीय संवेग लूं तो P की जगह देखिए 2 चीजें हैं। अगर आप एनसीईआरटी चेक कर रहे हैं तो आपको L दिखाई देगा, और अगर आप कोई और दूसरी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी जगह कैपिटल J का इस्तेमाल करें। तो आपके पास L भी हो सकता है और J भी हो सकता है, दोनों ही चीजें सही हैं। अधिकतर L का इस्तेमाल होता है, और अगर आप रेफरेंसेस बुक पढ़ रहे हैं जैसे कुमार मित्तल है या और अग्रवाल त्यागी की कोई बुक है तो वहां पर वो J से भी डिनोट हो रहा है। तो अब आप चेक करें यहां पर P की जगह क्या? माना मैं कहूं J, M की जगह I और V की जगह ओमेगा। यानी कोणीय संवेग बराबर है जड़ताघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल। सिंपल। अब गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा को आपने किससे व्यक्त किया था? K से। स्थानांतर है तो T लगा लिए स्मॉल, अगर रोटेशनल है यानी कि घूर्णन गति है तो आप स्मॉल r लगा लीजिएगा। तो घूर्णन के अंदर अब आप बताएं
हाफ तो हाफ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हाफ हाफ है। m की जगह i और v की जगह ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से आपका w है, तो w को आप क्या लिख सकते हैं, कार्य तो कार्य है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी जगह टॉ और इसकी जगह थीटा। अब आपका w है, θ1 से θ2 है, टॉ डी थीटा, ये क्या है, p पावर शक्ति, पावर p ही रहेगा, लेकिन f की जगह टॉ और v की जगह आप बताएं ओमेगा, और यहाँ f की जगह टॉ डेल टी वही का वही रहेगा, और ये क्या है, देखिए सवेग को आपने जे से डिनोट कर रखा है, तो डेल जे या डेल आई। तो ये सारी चीजें आपकी एक बात क्या हो गई, कंपैरिजन हो गया, यानी एक चीज आपको पता है तो दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारा कैसे उसको हमने प्राप्त किया। तो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं। माना मैंने आपको कल जड़ता घूम करा, जड़ता घूम मैंने क्या बताया था, यदि किसी कण का किसी दी गई अक्ष के प्रति जड़ता गुण, यानी आई को केवल जड़ता गुण याद करोगे तो दिक्कत में आओगे। आई जड़ता गुण है लेकिन किसका, तो आप कहेंगे कण का, तो किसके सापेक्ष, किसी दी गई अक्ष के परित या किसी दी गई घूर्ण अक्ष के परित, क्या है, जड़ता गुण है। ऐसे ही आई क्या हो सकता है, किसी निकाय का, जो कि बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, तो किसी निकाय का किसी अक्ष के परित जड़ता गुण है। या आई क्या है, किसी दृढ़पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़ता गुण है। यानी आई हम तीन जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, कण है तो कण के लिए, निकाय है तो निकाय के लिए, और दृढ़पिंड है तो दृढ़पिंड के लिए। अब हमने आई बराबर क्या पढ़ा था, कण के लिए आई बराबर पढ़ा था, आपको याद हो, आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम क्या है, कण का द्रव्यमान है, आर क्या है, घूर्ण अक्ष से उसकी दूरी है, किसकी, कण की। तो आप अगर दिमाग में रखें, माना मैं कहूं जड़ता आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, सिंपलेस्ट ये बात पूछी गई, तो आप जवाब क्या देंगे, क्या बताया था मैंने, आई क्या है, तो कण की बात करना, तो किसी कण का किसी दी गई अक्ष के प्रति जड़ता गुण, किसी कण का किसी दी गई अक्ष के प्रति जड़ता गुण, उस कण का द्रव्यमान उस अक्ष से उस कण की दूरी यानी कि आर के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आई बराबर आपके पास क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, आई क्या है, किसी कण का किसी दी गई अक्ष के प्रति जड़ता गुण, उस कण के द्रव्यमान, देखिए उस कण का द्रव्यमान है, उस अक्ष से उस कण की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए द्रव्यमान है, अक्ष से दूरी है, उसका वर्ग है, ये गुणनफल है, ये बराबर है। तो हमने क्या कहा, किसी कण का किसी दी गई अक्ष के प्रति जड़ता गुण, उस कण के द्रव्यमान उस अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। और हमने अगला बात क्या बताई थी, आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, या आई बराबर आपके पास क्या है बताइए, आर डी एम। तो आर स्क्वायर डी एम, डी एम क्या है, दृढ़पिंड में बहुत जो कण है, उन अति सूक्ष्म कण होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है उसको हम डीएम ले लें, समाकल रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब पॉइंट उठता है क्वेश्चंस में कि भाई जड़ता आघूर्ण क्या है, तो आपने ये जवाब दे दिया। माना कोई ये कह दे जड़ता आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में दीजिए, क्या क्वेश्चन पूछ दिया उसने, जड़ता आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में दीजिए। अब आप देखिए बल आघूर्ण जड़ता आघूर्ण में संबंध क्या, तो आपके सामने क्या है, टॉ बराबर आई अल्फा है। इसका मतलब है मुझे टॉ और आई में संबंध बताना, तो क्या चीज फालतू दिखाई दे रही है आपको सूत्र में, अल्फा। अल्फा को भगाना मतलब उसको एकांक कर लें, तो अल्फा मैंने एक मतलब एकांक ले लिया। यदि अल्फा एक है तो आई किसके बराबर है, टॉ के, हाँ है ना। यदि अल्फा एक है तो आई किसके बराबर है, टॉ के। आई क्या बताया था, किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़ता गुण, किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़ता गुण। देखिए दृढ़ पिंड को बार बार हम दृढ़ पिंड नहीं लिखते, पिंड लिखते हैं, यानी जहां हमने पिंड लिख रखा है इसका मतलब हम दृढ़ पिंड की ही बात कर रहे हैं। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़ता गुण, उस अक्ष के प्रति एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण को कहते हैं। यानी अगर मैंने उस अक्ष के प्रति एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करना है
तो जितना मुझे बल आघूर्ण चाहिए वो बल आघूर्ण उसके जड़त्व आघूर्ण के आंकिक मान के आपस में बराबर होगा। ये बात मैंने आपको समझाई है। तो इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, पुनः प्यार से सुनिएगा। मैंने कहा किसी पिंड का किसी अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परित एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण को कहते हैं। आगे परिभाषा, फॉर एग्जाम्पल कोई कहे आप तो जी घूर्णन गति ऊर्जा के पदों में दीजिएगा। अब घूर्णन गति ऊर्जा में आई बराबर क्या आ गया, देखें 2kr अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हाँ है ना, किसके उसमें देना है, kr के पदों में देना है। इसका मतलब वहां तो अल्फा एक्स्ट्रा था, यहाँ पे ओमेगा एक्स्ट्रा है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। क्या करना है, जैसे वहां एक लिया था तो ओमेगा को एक लिखना है। तो हम क्या कहेंगे, किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति क्या चीज, जड़ताघूर्ण। आई क्या है, जड़ताघूर्ण। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के प्रति जड़ताघूर्ण उस अक्ष के प्रति उसकी क्या है, घूर्णन गति ऊर्जा के दुगने को कहते हैं, जबकि वह पिंड एकांक कोणीय वेग से उस अक्ष के प्रति घूम रहा हो। यानी पिंड अगर उस अक्ष के प्रति एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसकी जो क्या है, घूर्णन गति ऊर्जा है, उसका जो दुगना है, उसका जो आंकिक मान है वही उसके जड़त्व आघूर्ण के आंकिक मान के बराबर होगा। ये बात इस परिभाषा से आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से और क्या चीज क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, फिर क्वेश्चन हो सकता है जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व में अंतर क्या है। अब देखिए जड़त्व का परिभाषा आ गई, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा आ गई, जो कि मैंने अभी भी शुरुआत में बताई और कल के एपिसोड यानी कि पार्ट 1 में भी आपको बताई। सेकंड है कि ये कौन जो जड़त्व है यानी रेखीय जड़त्व है वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण न केवल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस अक्ष के प्रति आप जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। यानी अक्ष बदल दोगे तो जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। और तीसरी बात, उस अक्ष के प्रति द्रव्यमान का वितरण कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। कहने का क्या मतलब है, माना आपके पास एक ठोस चकती मतलब रिंग, जैसे आपका एक पहिया है, ठोस पहिया, पहिया मतलब समझना साइकिल का पहिया, माना उसको हमने लोहे का बना लिया, ठोस है यानी कि यहाँ पर पूरा इसमें मटेरियल है। तो इसका जो क्या निकलेगा, जड़त्व आघूर्ण निकलेगा, वो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर से निकलेगा। हाँ या ना। और हर कण का उसकी घूर्ण अक्ष से जो दूरी है वो आपकी अलग अलग है, तो आप उसको सिग्मा एम आर स्क्वायर करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। या आप इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन यदि मैं ये कहूँ जैसे आपका साइकिल है, ये क्या है, एक्सेल होता है जिसके अराउंड वो पहिया घूम रहा है, और सारा का सारा द्रव्यमान अगर आप देखेंगे रिम पर होता है, यानी ट्यूब और टायर जो है टोटल, और ये केवल स्पोक से आपस में जुड़ा होता है। तो सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ है, आप देखें बिल्कुल परिधि पे चला गया। यानी अब जो m है वो यहाँ से r कम हो सकता है, लेकिन हर बार इसका r बढ़ा हुआ है, तो किसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, ठोस पहिए का या खोखले पहिए का। तो बट नेचुरल आपको समझ में आ गया, खोखले पहिए का। और यही कारण है कि जो आपकी बाइसिकल होती है उसको इस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, माना आपने पेडल मारना बंद कर दिया तो क्या होगा, माना आपके पास ऐसा पहिया लगा दिया, मैंने आपका पहिया निकाल दिया, तो क्या होगा, तुरंत ही आपका घूर्णन गति बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण कैसा है, यहाँ पे कम है, कम है, और यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण कैसा है, ज्यादा है। और जड़त्व आघूर्ण क्या करता है, घूर्णन गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो जैसे आपने पेडल मारना बंद किया तो वो तो घूम रहा है, तो क्या करेगा, घूमने बंद होना चाहिए, उसका वो विरोध करेगा, यानी काफी देर तक पहिया घूमता रहेगा और आपकी साइकिल बिना किसी संतुलन बिगड़े चलती रहेगी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो तीन बातों पे जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, एक द्रव्यमान पर, दूसरा अक्ष की स्थिति पर, और तीसरा अक्ष के प्रति द्रव्यमान के वितरण पर। यह भी अपने आप में एक नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपसे पूछता सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका उपयोग, व्यवहारिक उपयोग कहाँ है। सिग्निफिकेंस मतलब है कि इनिशियल लेवल पे जो रेखीय गति में जड़त्व काम कर रहा है वो द्रव्यमान कर रहा है, और
यानी भौतिक सार्थकता। सिग्निफिकेंस मतलब होता है भौतिक सार्थकता। तो जो रेखीय गति में द्रव्यमान के लिए जड़ता है, यही बात घूर्णन गति के अंदर जड़ता आघूर्ण है। ये तो हो गई भौतिक सार्थकता। व्यवहारिक उपयोग में अगर आप देखें, आपके घर में कभी कोई खिलौना आपने देखा हो, खासतौर से बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जिसमें आप पीछे ऐसे रगड़ते हैं और छोड़ते हैं तो दौड़ के चलता है। माना वो टॉय आपका खराब हो जाए तो आप उसको खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, एक चक्र होता है ऐसा इस प्रकार से, और दूसरा इसके साथ अटैच होता है। तो आप इस बड़े वाले को क्या करते हैं, मोशन दे देते हैं तो वो घूम गया। जब वो घूम गया तो वो घूमता रहना चाहेगा, क्योंकि जड़ता गुण कहता है घूर्णन गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना चाहिए। वो घूम रहा तो घूमते रहना चाहिएगा। तो वो दूसरा वाला जो व्हील है वो उसके अगले पहिए को घुमाना शुरू कर देगा, तो वो टॉय काफी दूर तक आपकी जो कार है वो चल पाती है। उसे कहते हैं गति पालक चक्र, यानी ये जो व्हील हमने लगाया है इसे कहते हैं गति पालक चक्र। इंजन में भी जो शाफ्ट्स होते हैं उनका बल आघूर्ण भी घटता बढ़ता रहता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, गति पालक चक्र लगाते हैं, जिससे कि आपका बल आघूर्ण लगभग नियत रहे। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मैंने अभी आपको बताया बाइसाइकिल के अंदर जो पहिया आपने बनाया है उसके अंदर भी जड़ता आघूर्ण का हमने इस्तेमाल किया। तो ये व्यवहारिक उपयोग हुआ। अब इसके अंदर और क्या बात आपको समझ में आनी चाहिए, अगर आप चेक करें, देखिए अगर न्यूमेरिकल की बात करूं, देखिए एक चीज रह गई, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ घूर्णन त्रिज्या लिखी थी, उसको भी पढ़ेंगे। घूर्णन त्रिज्या आपके पास है I बराबर mk², ये फॉर्मूला है। के क्या है, के है घूर्णन त्रिज्या। यानी मैंने पिंड में एक ऐसा बिंदु माना जिस पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित है, उस बिंदु की घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी इतनी होनी चाहिए कि उसके वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे उस पिंड का उस अक्ष के प्रति जड़ता गुण प्राप्त हो जाए। यानी पुनः मेरी बात को अगर आप सुनेंगे ध्यान से, मैंने कहा घूर्णन त्रिज्या क्या है। मैंने आपसे कहा किसी पिंड में किसी एक बिंदु पर अगर मैं पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित मानूं तो उस बिंदु की घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी इतनी होनी चाहिए कि उसके वर्ग को यदि मैं पिंड के कुल द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो उस पिंड का उस घूर्ण अक्ष के प्रति जड़ता गुण प्राप्त हो जाए। तो उस लंबवत दूरी को आप क्या कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर आपको दे रखा एक पतली छड़ है, उसके द्रव्यमान केंद्र से छड़ की लंबाई के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के प्रति अगर L लंबाई है कैपिटल, तो I का फॉर्मूला है ml²/12। ये फॉर्मूले हैं जो आपको कंठस्थ करने हैं यदि आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे मैं आपसे कहूं गोला है, R त्रिज्या का है, क्या है, ठोस गोला है R त्रिज्या, तो उसके व्यास के परित, किसके परित, उसके अक्ष कौन सी है, उसका व्यास, तो उस व्यास के परित जो जड़ता गुण है वो I बराबर 2/5 कैपिटल M/r²। कैपिटल M क्या है, गोले का द्रव्यमान, R क्या है, गोले की त्रिज्या। अगर ये ठोस गोला ना होकर गोलीय कोश यानी खोखला गोला हो और व्यास के परिधि हो तो 2/3 M/r²। अब देखिए फसाता का है। अब आप क्या मानेंगे, फॉर्मूला ये लगना है, ये लगना है, ये लगना है, ये लगना है। एक आम बच्चा, एक एवरेज बच्चा या एवरेज बिलो बच्चा समझ नहीं पाता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना। जब तक वो बोले निकाय, अनिकाय का नाम ना खोले तो फॉर्मूला ही है। वो कहे कण, फॉर्मूला है ये। यदि पिंड का नाम खोल दे, जैसे मैंने कहा ठोस गोला, और क्या कर दे व्यास के परित, तो आपका फॉर्मूला ये है। आपसे कि पतली छड़ और उसके द्रव्यमान केंद्र से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़ता गुण बताइए, तो आपको रखना है ml²/12। इसी प्रकार से वहां पर एक आता वलय, वलय मतलब रिंग, जैसे मेरे हाथ में, तो वहां फॉर्मूला I बराबर mr² ही है। तो बच्चा क्या सोचता है, टीचर उसको याद दिलाता है, यार पिंड का नाम खोलेंगे तो पिंड का फॉर्मूला लगेगा, और बड़ा दिमाग उसको ये लगता है कि वलय के लिए वो गलती से
हाफ एम आर स्क्वायर या कुछ और लगा देता है, जबकि वलय जो है अगर आप चेक करेंगे तो एम आर स्क्वायर है, यानी जैसा कि एक कण के लिए है वैसा ही वो वलय के लिए है। अगर हम कहें वलय की जगह डिस्क, डिस्क मतलब जिसमें आप एक तरीके से आप माने अभी सर्दियां हैं, आपकी सर्दियों में क्या खाते हैं आप, चकती खाते हैं। क्या खाते हैं? गुड़ की, जिसमें मूंगफली पड़ी हुई है, गोल चकती। वो कैसा है? वो आपके पास क्या है? डिस्क है या चकती है। तो I बराबर एम आर स्क्वायर बटे 2। अब यहां पे क्या होगा? उसके ज्यामितीय केंद्र से तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र, यानी ज्यामितीय केंद्र कौन सा हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। और तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परित जो जड़ता गुण है वो I बराबर एम आर स्क्वायर बटे 2। और अगर आपका वलय है तो एम आर स्क्वायर, सेम पॉइंट। और ये बातें मैंने बोली। तो एक टेबल दे रखी है आपके यहाँ, उस टेबल में से उनको कंठस्थ करेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो अगर बहुत इजिएस्ट पूछा जाए तो आपसे पूछ लेगा ठोस गोले का जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, त्रिज्या स्मॉल आर है, बताइए उसका व्यास के प्रति जड़ता गुण का सूत्र लिखिए। तो आप क्या करेंगे? 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर आपने याद कर रखा है। अब द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल एम, त्रिज्या दे रखी है स्मॉल आर, तो आप क्या करेंगे? 2/5 स्मॉल एम स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आपका जवाब आ गया। अब वो कहता स्पर्शरेखा है या कुछ और बात बोलता है, वो एक अलग फैक्टर है, वो अगले तीसरे चौथे पांचवें पार्ट में जहां पे भी वो कवर अप होगा वो पॉइंट, वहां पर मैं आपको बात बताऊंगा। जब हम जड़ता आघूर्णों की प्रमेय का इस्तेमाल करना कैसे सीखते हैं, वहां पर जब तक जड़ता आघूर्ण की प्रमेय आपको क्लियर नहीं होगी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पहले वो बताएंगे तब आपको क्लियर होगा। तो अब तक की बात मैंने जो आपको बताई है वो आपको क्लियर है। अब आप देखें यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं क्या, ठोस गोला है, ठोस गोले के व्यास के परित क्या निकालिए? के ज्ञात कीजिए, यानी घूर्णन त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आई का जो मान है वो ये रखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर। एम से एम कट गया, वर्गमूल लूंगा के, तो √2/5 और आर यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास घूर्णन त्रिज्या का क्या आ गया? मान आ गया। ये न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में आप उसको याद कर सकते हैं। बहुत क्लियर है पॉइंट? घूर्णन त्रिज्या के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है?